खाने को दवाइयों की तरह खाइए, वरना दवाइयाँ खाने की तरह खानी पड़ेगी। एक बहुत बड़े इंसान ने ये बात कही थी। कमेंट में बताइएगा किसने कही थी, अगर आपको मालूम हो तो। पर ये बात सही भी है। आपके किचन में जितनी भी सब्जियां भाजियां हैं, वो आपकी बहुत सारी बीमारियों का इलाज करने में सक्षम है। बस आपको मालूम होना चाहिए उन्हें खाना कैसा है, किस बीमारी में कौन सी भाजियां अच्छी होती हैं, किस भाजियों के कौन से गुण होते हैं, किसको खाना चाहिए, कौन सी भाजी आपको नहीं खानी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको मालूम होंगी तो बहुत हद तक आप अपनी सेहत अच्छी रख सकते हो। दवाइयों पे आपकी निर्भरता बहुत कम हो जाएगी। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगी, मेरे एक शॉर्ट पे जो मैंने सब्जियों पर बनाया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट में बताया है कि वो सब्जियां हैं, भाजियां नहीं है। मैं अपने डिफेंस में सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जहां मैं हूँ वहां पर सब्जियां भाजियां इंटरचेंजेबली यूज होती हैं, पर आप बोलोगे सब्जियां तो सब्जियां। और कमेंट्स में मैंने ये भी देखा कि बहुत से लोगों को शायद भाजियों के बारे में आधी जानकारी है या फिर कुछ गलत जानकारी है, और इसीलिए बहुत रिसर्च और स्टडी के बाद में मैंने ये वीडियो बनाया है, जिसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो एक भाजी से रिलेटेड हो सकती है वो मैंने एक जगह देने की आपको कोशिश की है। इतनी डिटेल में आपको ये इंफॉर्मेशन सब्जियों से रिलेटेड एक जगह पर शायद ना मिले, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा कि सारी इंफॉर्मेशन 100% साइंटिफिकली बैक्ड एंड ऑथेंटिक है, जो माय एक्सपर्ट डॉक्टर का प्रिंसिपल है। इसीलिए ये देखने के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब क्योंकि बहुत सारी सब्जियां हैं तो मैं सब कुछ एक वीडियो में तो नहीं दे पाऊंगी, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में बनाया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए और आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा रख पाओ। मानव जाति में शुरुआत से ही भाजियों या सब्जियों को दवाइयों या औषधियों की तरह यूज किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूं डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टिंग फिजिशियन, आपकी हेल्थ गाइड। चलिए अपनी सब्जियों को और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है भिंडी का। भिंडी को हम लेडीज फिंगर भी कहते हैं बिकॉज वो बहुत सुंदर दिखती है, हरी सी पतली सी। एक्चुअली इसका ओरिजिनेशन हुआ था ट्रॉपिकल कंट्रीज में और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में 12th सेंचुरी के अराउंड, और वहां से वो यूरोप में पहुंची और यूरोप से फिर इंडिया में पहुंची 16वीं शताब्दी में। क्या आप जानते हैं कि रिसेंटली स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि भिंडी जो है वो ईंधन बनाने के काम भी आ सकती है। और तो और स्टडीज चल रही है, पर अगर स्टडीज सक्सेसफुल रही तो बहुत ही जल्द हमको बायोडिग्रेडेबल फूड पैकेजिंग मटेरियल मिल सकता है भिंडी से। तो भिंडी सिर्फ सब्जी होने के साथ साथ और भी बहुत कुछ है। तो भिंडी में कई सारी खूबियां हैं। चलिए अब इसका न्यूट्रिशन प्रोफाइल देखते हैं कि इसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में आपको विटामिन सी, विटामिन के, ए, विटामिन B6, फोलेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब कुछ मिलता है। साथ ही साथ इसमें कैलोरी बहुत कम होती है और फैट बिल्कुल नहीं होता है। इसमें कार्ब बहुत कम होता है, फाइबर बहुत ज्यादा है, प्रोटीन भी मिलता है। बहुत कम ऐसी सब्जियां होती हैं जिसमें आपको प्रोटीन भी मिलता है, तो ये उनमें से एक है, इसलिए बहुत स्पेशल है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जैसे कि विटामिन सी है, पॉलीफेनॉल्स है जैसे कि फ्लेवोनॉइड्स हो गए, आइसोक्वर्सेटिन है, विटामिन ए है। और आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट का काम होता है आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव डैमेज को रोकना, मतलब आपके शरीर में एक तरह से बुढ़ापे को आने से रोकना। तो एंटी एजिंग बोलते हैं इसको हम लोग। इसके साथ साथ इसमें विटामिन के भी होता है जो ब्लड क्लॉटिंग, खून का थक्का जमाने वाली प्रोसेस में काम करता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं इसमें एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा है, इसलिए ये हार्ट में ऑक्सीडेटिव डैमेज होने से रोकते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं। साथ ही साथ इसमें विटामिन के भी है जो ब्लड क्लॉट या खून का थक्का नहीं जमने देता, जिससे कि हार्ट अटैक आने का रिस्क कम हो जाता है। अब भिंडी में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल कम करने के गुण भी होते हैं, तो इस कारण से भी वो हार्ट को हेल्दी रखता है। इसके साथ साथ इसमें एक स्पेशल प्रोटीन देखा गया है लेक्टिन नाम का, जो कैंसर सेल ग्रोथ को भी प्रिवेंट करता है, रोकता है। इसका जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो शुगर को हमारी अतड़ियों में एब्जॉर्ब नहीं होने देता, इस कारण से ये ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है। इसमें फोलेट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको लेना अच्छी बात होती है, क्योंकि फोलेट की कमी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट नाम का एक प्रॉब्लम बेबीज में डेवलप हो सकता है। तो अगर आप भिंडी अच्छी मात्रा में लेंगे तो आपको फोलेट अच्छा मिलेगा, जिस कारण से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत अच्छा है तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है और स्किन को भी हेल्दी रखता है। अब इसमें आयरन कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो अगर आपको खून की कमी है, आयरन की कमी है, तो भिंडी आपके लिए अच्छी है। इसमें फाइबर और पेक्टिन बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं, इसलिए कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब किन लोगों को भिंडी की सब्जी खानी चाहिए, किन लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, जैसा हमने ऊपर उसकी लिस्ट में देखा, सबसे पहले जिनको हार्ट डिजीज का रिस्क है, मतलब जिन लोगों में प्लाक फॉर्मेशन बहुत कॉमनली होता है, जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है,
वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए खा सकते हैं। जिनको डायबिटीज है वो शुगर रेगुलेट करने के लिए खा सकते हैं। जिनमें हीमोग्लोबिन कम है, आयरन कम है, अनीमिया है, वो लोग खून की कमी बढ़ाने के लिए इसको ले सकते हैं। जिनका वजन ज्यादा है और वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भिंडी बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो इसमें कैलोरी बहुत कम है और दूसरा बहुत जल्दी आपका पेट भर जाएगा भिंडी खाने से। आपका वजन कम करने की जर्नी में भिंडी बहुत अच्छी साथी बन सकती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम है तो भी भिंडी आपके लिए अच्छी है। और लास्ट, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप फोलिक एसिड के लिए भिंडी खा सकते हैं। अब जैसे हर दवाई के नुकसान होते हैं, वैसे ही हर भाजी के भी अपने कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो किन लोगों को भिंडी या तो कम लेनी चाहिए या बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए? तो पहला, जिन लोगों को भिंडी से एलर्जी है, कुछ लोगों को हो सकती है, या वो लोग जिनको अक्सर शुगर कम हो जाती है या हाइपोग्लाइसीमिया का प्रॉब्लम जिनको रहता है, उनको भिंडी नहीं खानी चाहिए, कम खानी चाहिए। वो लोग जो डायबिटीज के मेडिसिन पे हैं, डायबिटीज के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाइयाँ ले रहे हैं, उन लोगों को भी भिंडी लेने से पहले, ज़्यादा क्वांटिटी में भिंडी लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से डिस्कस कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दवाई भी ले रहे हो, भिंडी भी खा रहे हो, शुगर एकदम से कम हो जाए। साथ ही साथ जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, बार बार किडनी स्टोन बनता है या रिस्क है, वो लोग भी ना खाएं। जिनको पेट में अक्सर ब्लोटिंग होती है, गैस बनने की तकलीफ रहती है, उनको भी भिंडी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि भिंडी से गैस बन सकती है। आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, अगर आप खून पतला करने की दवाई पे हैं तो भी आपको भिंडी नहीं लेनी चाहिए। इन सारे केसेस में आपको या तो क्वांटिटी कम लेनी चाहिए भिंडी की, और या फिर डॉक्टर से पूछ के लेना चाहिए। चलिए, भिंडी के बारे में बात हुई खत्म। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी सब्जी की तरफ, जो है आज की डेट में आप जितनी भी भाजियां खाते हो उसमें से बहुत कम भाजियां ही ऐसी हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है, और उन भाजियों में से एक है बैंगन। बैंगन हमारा खुद का, हमारा अपना है। ये इंडिया और चाइना में ओरिजिनेट हुआ था, और इंडिया और चाइना मिला के पूरे विश्व का कम से कम 86% बैंगन का उत्पादन करते हैं। अब शायद आपको न पता हो, बट आपको बता देती हूँ, आयुर्वेद भी बैंगन को पहले डायबिटीज और अस्थमा के इलाज के लिए यूज करता था। पता नहीं क्यों मेरी मम्मी बचपन में बैंगन को बेगुण कहा करती थी, बट जब मैंने इसे पढ़ाई की तब मुझे मालूम चला कि ये तो बहुत गुणवान है, इसमें कई सारे गुण हैं। चलिए इसकी गुणों की लिस्ट देखते हैं। तो इसमें कई तरह के विटामिन एंड मिनरल पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के, फोलेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इसमें बहुत मात्रा में प्रोटीन भी होता है, फाइबर भी अच्छा खासा होता है, कार्ब और फैट बहुत कम होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, एंथोसायानिन, नासोनिन। ये हमारी बॉडी में कोशिकाओं के डैमेज को प्रिवेंट करते हैं, कैंसर से प्रिवेंशन करते हैं, और ब्रेन में आपके दिमाग की हेल्थ को अच्छा रखते हैं, भूलने की बीमारी से आपको बचाते हैं। इसमें जो पॉलीफेनॉल्स होते हैं ये शुगर को रेगुलेट करते हैं, आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, इस कारण से ब्लड शुगर स्पाइक नहीं होने देते। ये आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को भी कम करते हैं, इसलिए हार्ट के लिए अच्छा होता है। हाई फाइबर कंटेंट है, कैलोरी कम है, इसलिए वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी भाजी है। ये आपके पेट को बहुत जल्दी भर देगी और इसीलिए कम खाओगे और वजन भी कम हो जाएगा। इसमें ज़ियाक्सैंथिन और ल्यूटिन नाम के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो मैक्युलर डिजेनरेशन को रोकने का काम करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये एक ऐसा कारण है जिससे उम्र के साथ साथ हमारी आईसाइट, हमारी नजर जो है वो कमजोर हो जाती है। अब ये किस किस को खाना चाहिए? तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम जिनको है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, आंखें जिनकी थोड़ी खराब हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, वजन ज्यादा है, कब्ज बन रहा है, कैंसर का रिस्क है, ऐसे लोगों को बैंगन जरूर खाना चाहिए। अब किन लोगों को नहीं खाना चाहिए? तो वो लोग जिनको खून की कमी है, जिनको अनीमिया है, उनको बैंगन नहीं खाना चाहिए, कारण कि बैंगन जो है वो आयरन एब्जॉर्प्शन को रोकता है। इसके साथ साथ जिनके हार्ट में इर्रेगुलर हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, जिनको एरिथमिया बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, उनको भी बैंगन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बैंगन में सोलानाइन नाम का एक कंपाउंड होता है, एक अल्कोलॉइड होता है जो आपके हार्ट रेट को इर्रेगुलर करता है। फिर जिसको एलर्जी है बैंगन से, उनको नहीं खाना चाहिए। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको बैंगन से एलर्जी है, तो अगर आपको भी है तो आप बैंगन न खाएं। जिनको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है उनको बैंगन नहीं खाना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बैंगन खाने से आपके जो आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन है, वो फ्लेयर अप हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अगर आपको भी ऐसा होता है तो आपको बैंगन नहीं खाना चाहिए। अब बैंगन खाने का सही तरीका क्या है? पकाओ और खाओ, कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि जब बैंगन को काटते हैं ना, तो बनाने के तुरंत पहले काटना चाहिए। काट के रख के बहुत देर बाद अगर आप इसको बनाओगे तो वो काला पड़ने लग जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो उससे एक तो उसके कोई हेल्थ बेनिफिट आपको नहीं मिलेंगे, दूसरा उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जब आपको भाजी बनानी है, जस्ट उसके पहले काटिए और कम से कम तेल में बनाने की कोशिश कीजिए। भिंडी और बैंगन के बारे में जो जानकारी आपको मिली है, क्या आपको सारी की सारी मालूम थी पहले से?
अगर नहीं मालूम थी, कुछ नया सीखा है, कुछ मजा आया है आपको, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, चाहने वालों के साथ शेयर कर लीजिए ताकि उनका ज्ञान भी भाजियों के बारे में बढ़ पाए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट हेल्थ से जुड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएं। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं हमारी तीसरी सब्जी की तरफ, और ये सब्जी मेरी फेवरेट है। मेरी कोई ऐसी करी नहीं बनती या खाना नहीं बनता जिसमें ये नहीं पड़ता हो। मैं बात कर रही हूँ लहसुन की। अब वैम्पायर्स का तो पता नहीं, लेकिन बहुत सारी बीमारियां भगाने के लिए लहसुन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट लहसुन जो है वो सबसे पुरानी भाजियों में से, सब्जियों में से, जिसको मेडिसिनल पर्पस के लिए कल्टीवेट किया जाता था, उगाया जाता था। इसका यूज आप 4000-5000 साल पहले से देख सकते हो। चाइना, इजिप्ट, रोम, ग्रीक, इंडिया, सब जगह इसका यूज होता है मेडिसिनल प्रॉपर्टी के तौर पे, औषधि के तौर पे। और आज 21वीं सेंचुरी में हमारे साइंटिस्ट ने भी उन सारी प्रॉपर्टीज को ढूंढ के निकाला है जो हमारी हेल्थ को इंप्रूव करती है। तो चलिए एक एक करके वो सारे हेल्थ बेनिफिट्स हम देखते हैं। तो उससे पहले क्या आप जानते हैं कि जो गार्लिक है या लहसुन है, ये कांदे, अनियन का या प्याज का कजिन है। ये दोनों एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऑलियम फैमिली। अब लहसुन की जो हेल्थ बेनिफिट्स हमको मिलते हैं वो सब मोस्टली एक दो कंपाउंड से मिलते हैं, जैसे कि एलिसिन हो गया, डाइलाइल डाइसल्फाइड हो गया, SLI-16 हो गया, और ये सारे सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स। अब एक एक करके इसमें क्या क्या मिलता है वो देख लेते हैं। तो पहले तो इसमें मैंगनीज, विटामिन B6, विटामिन C, सेलेनियम बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं। एजेड गार्लिक एक्सट्रैक्ट मतलब AGE, ये एक ऐसा तत्व होता है जो लहसुन से मिलता है और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ ये वायरल इन्फेक्शन जैसे कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, सर्दी खांसी है, इनसे प्रिवेंट करता है, बचाता है। अब लहसुन में एक एलिसिन नाम का तत्व है, मैंने आपको बताया। तो ये जो एलिसिन है ये ब्लड प्रेशर भी कम करने में मदद करता है। ये LDL कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, इसलिए हार्ट हेल्दी होता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये हमारे दिमाग में उम्र के साथ साथ जो भूलने की बीमारी आती है उसको भी कम करते हैं। मतलब एल्जाइमर और डिमेंशिया से बचाने के लिए भी लहसुन बहुत अच्छा है। लहसुन हमारे बॉडी से जो हैवी मेटल होते हैं, जैसे लेड हो गया, आर्सेनिक हो गया, इस तरह के हैवी मेटल्स को हमारे शरीर से निकालने में भी मदद कर सकता है। अगर आप थोड़ी क्वांटिटी में ले रहे हो तो ये मच्छरों को भी हमसे दूर रखता है। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था कि कैसे लहसुन जो है वो मच्छरों को हमसे दूर रखता है, और मच्छरों को अपने आप से दूर रखने के लिए हम और क्या क्या उपाय नुस्खे अपना सकते हैं। एक भी मच्छर ने अगर हमें काट लिया और बीमारी हो गई तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया जैसी कई सारी प्रॉब्लम से हमको जूझना पड़ता है। तो इसलिए अगर मच्छर को अपने आप से दूर रखना है तो आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। अब लहसुन में एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इसके साथ साथ अगर आपके हाथ पैर में आर्थराइटिस है, सूज है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पर लहसुन का लेप लगा सकते हो, उससे भी आपको आराम मिल सकता है। अब देखते हैं कि लहसुन लेना किसको चाहिए, किसके लिए बहुत अच्छा होता है। जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, स्टडीज में देखा गया है कि अगर आप रेगुलरली लहसुन का सेवन करते हैं तो एंडोमेट्रियोसिस की तकलीफ कम भी हो जाती है, दर्द भी कम हो जाता है, जो साइकिल्स ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाती है। इसके साथ साथ अगर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब प्लाक फॉर्मेशन है, हो रहा है, डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, जिनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिनको लिवर, फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, या जिनका ओरल हाइजीन अच्छा नहीं रहता, लहसुन खाने से आपके मुंह से बास जरूर रहेगी पर आपको कभी मुंह में बैक्टीरिया का जो प्रॉब्लम रहता है, टूथ डिके या सड़न जो होती है वो नहीं होगी, क्योंकि लहसुन में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी बहुत होती है। अब किनको नहीं खाना चाहिए, तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है उनको लहसुन नहीं खाना चाहिए, बहुत ही कम खाना चाहिए। या फिर अगर लहसुन से एलर्जी है, या वो लोग जिनको कोई खून बहने की बीमारी जैसे हीमोफीलिया वगैरह हो गया, या वो लोग जो ब्लड थिनर्स पे हैं, खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, या सर्जरी के 2 हफ्ते पहले, ऐसी टाइम पर आपको लहसुन नहीं लेना चाहिए। अब आपको दिन में कितने लहसुन खाने चाहिए, तो 2 से 4 लहसुन काफी होते हैं फायदा पहुंचाने के लिए। कैसे खाना चाहिए तो मुझे उम्मीद है आपको 10 मिनट रूल के बारे में मालूम होगा, पर अगर नहीं मालूम है तो मैं बताती हूँ, ध्यान दीजिए। आपको लहसुन को छील कर उसको फोड़ के रख लेना है, 10 मिनट तक वैसे ही छोड़ देना है। जब उसमें हवा लगेगी तो उसके अंदर का जो एलिसिन तत्व है, जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिससे लहसुन के सारे गुण हैं, वो एलिसिन जो है वो स्टेबल हो जाएगा, और फिर आप उसको कुक करोगे तो उसका फायदा आपके शरीर में आएगा। अगर आपने डायरेक्टली उसको कूटा और तेल में डाल दिया, भून दिया या गैस पे जला दिया
तो जो एलिसिन है ये खत्म हो जाएगा और आपको लहसुन के वो फायदे नहीं मिल पाएंगे जिसके लिए आप लहसुन खा रहे हो। तो इसीलिए उसको पहले थोड़ी देर कूट के हवा में छोड़ दें और फिर उसको खाना बनाने के लिए यूज करें। अब लहसुन आपको कच्चा खाना चाहिए या पका हुआ? लहसुन को अगर आप कच्चा खाओगे तो उससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, इसलिए बेस्ट ये होता है कि तड़का दे के आप उसको यूज करो, उससे उसके पूरे बेनिफिट भी मिल जाएंगे और साइड इफेक्ट भी कम होंगे। अब हम हमारे आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं आज के वीडियो में। यहाँ पर हम बात करेंगे एक ऐसी भाजी की जिसको शायद टेस्ट अच्छा ना हो, स्वाद अच्छा ना हो, बट बहुत ही ज्यादा हेल्दी है। मैं ये कह सकती हूँ कि शायद ये सबसे ज्यादा हेल्दी भाजी में से है। तो अगर आप ये भाजी नहीं खाते होगे तो आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये भाजी खाने का मन जरूर करेगा। क्या आप बता सकते हो मैं किस भाजी के बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ कड़वे करेले के बारे में। पर क्या आप जानते हैं कि ये जो करेला है ये कद्दू या लाल भोपड़ा या पंपकिन की फैमिली का मेंबर है, दोनों कजिन है। करेले की उत्पत्ति एक्चुअली हुई थी अफ्रीका में। एक ट्राइब था हंटर गैदरर, उसका नाम था कुंग। वो लोकल ट्राइब करेले को स्टेपल फूड की तरह खाता था, मतलब वो लोग रोज खाते थे। कई सालों तक ये वहीं रहा और फिर वहां से प्री हिस्टोरिक एरा में ये निकल के इंडिया में आया, चाइना में आया और यहाँ उसको एक्चुअली इसकी खेती की गई। कई सालों से करेले का फल, उसकी पत्ती, उसकी जड़, उसके बीज, इन सभी को औषधि बनाने के लिए यूज किया जाता है। कई सारे ट्रेडिशन में, कई सारे कल्चरों में हजारों साल से ये चल रहा है। तो अगर मैं करेले को सब्जी की तरह औषधि बोलूं तो भी गलत नहीं होगा। अब चलिए इसके न्यूट्रिएंट प्रोफाइल को देखते हैं। तो जो करेला है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें कैलोरी बहुत कम है, फाइबर बहुत ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन सी, विटामिन ए, फोलेट, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कैल्शियम सब कुछ है। ये आपकी त्वचा और आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन सी और विटामिन ए है। इसकी एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, ये रैंडफ को रोकने में मदद करता है, स्प्लिट एंड दो मुंहे बाल होने से रोकता है, साथ ही साथ मुहासे आने को भी रोकता है। ये इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाता है क्योंकि उसमें विटामिन सी, विटामिन ए और जिंक है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि कैटेचिन हो गया, गैलिक एसिड, एपिकैटेचिन है, क्लोरोजेनिक एसिड है, ये सारे हमारी कोशिकाओं को, हमारे टिश्यूज को एजिंग प्रोसेस से बचाते हैं। एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग सब्जी है ये। कैलोरी कम है, फाइबर ज्यादा है, तो वेट लॉस के लिए तो बहुत अच्छी हो गई। कैरेटिन नाम का एक तत्व इसमें पाया जाता है जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और ये खुद भी इंसुलिन की तरह ही होता है थोड़ा बहुत। इसीलिए न सिर्फ ये शुगर लेवल को कम करता है हमारे ब्लड में, जबकि जो 3 महीने या लॉन्ग टर्म में जो शुगर को मेजर करने के पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि HbA1c हो गया, फ्रुक्टोसामिन हो गया, उसको भी सिग्निफिकेंटली कम करता है। करेले की एंटी कैंसर प्रॉपर्टी को साबित करने के लिए बहुत सारी स्टडीज चल रही हैं। हालांकि कुछ अभी बाहर निकल कर नहीं आया है, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ जरूर आ जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं। इसमें फाइबर अच्छा है तो लैक्सेटिव प्रॉपर्टी भी अच्छी है, पेट साफ अच्छा करता है, नेचुरल डिटॉक्सिफाइंग एजेंट है, आपकी लिवर की हेल्थ को अच्छा रखता है, खून साफ करने में मदद करता है, चोट को भरने के लिए एंटीबैक्टीरियल बोलो, एंटी फंगल बोलो, सारी प्रॉपर्टी करेले में। उम्र से पहले अगर आप बूढ़े हो रहे हो तो उसको रोकने में भी ये मदद करता है। इस तरह के बहुत सारे गुण करेले के होते हैं। अब देखते हैं किनको खाना चाहिए। तो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिनको कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम है, जो वेट जिनका बहुत ज़्यादा है, कब्ज की तकलीफ रहती है, खून की कमी होती है, फैटी लीवर जिनको है, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन बार बार होता रहता है, जिनकी स्किन अच्छी नहीं है, बाल अच्छे नहीं है, उन सबको करेला जरूर खाना चाहिए। अब किनको करेला नहीं खाना चाहिए? अब जिसमें इतने गुण हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम भी होगी। तो चलिए प्रॉब्लम देख लेते हैं। पहले तो ये कि इसमें एसिडिटी बहुत बढ़ती है, तो जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो करेला नहीं खाना चाहिए। अगर आपको पहले से ही दस्त लगे हुए हैं तो उसमें करेला मत खाइए। जिनको अरिथमिया की प्रॉब्लम है, हार्ट रेट इरेगुलर होता है, उनको करेला नहीं खाना चाहिए। किडनी डैमेज जिनको प्रॉब्लम है किडनी की, वो उनको भी नहीं खाना चाहिए। जिनका पेट सेंसिटिव है, जिनको करेले से एलर्जी है, जो खून पतला करने की गोलियां खा रहे हैं। तब इसमें जब मैंने पिछला एक शॉर्ट डाला था भाजियों के ऊपर जिसमें मैंने बताया था कि डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए आप करेला खा सकते हैं, उस पर एक कमेंट आया था जिन्होंने लिखा था कि अगर आप लंबे टाइम तक करेला खाते हैं तो खून पतला होने का रिस्क रहता है, इसलिए आपको करेला नहीं खाना चाहिए। कुछ हद तक ये बात सही है, पर अगर आप खून पतला करने की दवाइयाँ ले रहे हैं या आपको ऐसी बीमारी है जिसमें आपका खून ऑटोमेटिकली पतला होता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, तो ऐसे लोगों को करेला कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बट जो लोग नॉर्मल हेल्दी हैं, जनरल पॉपुलेशन है, ऐसे लोगों में करेला खाने से कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है अगर वो मॉडरेट क्वांटिटी में करेला खा रहे हैं। हाँ, अगर वो सुबह से शाम तक पेट भरने के लिए करेला खा रहे हैं तो एक अलग बात है, बट क्योंकि वो इतना कड़वा है तो यूजुअली लोग इतना करेला खाते नहीं है। इन शॉर्ट, अगर आप
खून पतला करने की दवाइयों पे हो या आपको खून पतला होने का रिस्क है या कोई बीमारी है तो आप करेला मत खाइए। बाकी हर कोई करेला खा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर आपका बार बार ब्लड शुगर लेवल कम होता है या आप ऐसी दवाइयों पे हो डायबिटीज के लिए जिसके कारण लो शुगर होने का रिस्क हो सकता है, तो आपको आपके डॉक्टर से पूछ के करेला खाना चाहिए। लास्ट, अगर आपको प्रेगनेंसी है तब आपको करेला नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए, क्योंकि करेले में कुछ ऐसे एल्कलॉइड तत्व होते हैं जो अबॉर्टिव पेशेंट है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने डिटेल में सारी सब्जियां समझ ली होंगी, नोट्स बना लिया होगा। मैंने हर एक सब्जियों के आगे आपको बताया है किनको खाना चाहिए, किनको नहीं खाना चाहिए। तो अब एक जगह अपनी बीमारियों की, अपनी तकलीफों की लिस्ट बना लीजिए और दूसरी तरफ इनको देख देख कर आप समझ जाइए कि आपको कौन सी ज्यादा खानी है, कौन सी कम खानी है। सभी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। ये 4 भाजियों के अलावा और भी भाजियां हैं जो मैं अगले वीडियोस में कवर करूंगी, तो उन वीडियोस को भी ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पर जरूर पूछिए, मैं आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। तो नेक्स्ट आप कौन सी सब्जियों के बारे में जानना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले वीडियो में आपके साथ जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।